ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्टिंग विद वैक्यूल। वैक्यूल ना एक इस तरह का ऑर्गेनेल कह लो, वो होता है जो कि इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, यानी एक मेम्ब्रेन होगी, प्लास्टिड्स की तरह या माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके ऊपर एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। ये सामने लिखा हुआ है टोनोप्लास्ट। और इसका काम वैक्यूल का क्या होता है कि ये हर सेल के अंदर उस सेल का जो फूड है, जो वाटर है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब चीजों को स्टोर करना। तो ये क्या करता है, ये अभी इसमें जो आपका मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर हैं, उन सब चीजों को ये स्टोर करता है। तो वैक्यूल का समझ में आ गया, दिस इज अबाउट वैक्यूल। अभी हम मतलब इसके ऊपर मजीद पढ़ते हैं। ये वैक्यूल का बेसिक फंक्शन था। तो अब वैक्यूल जाहिर है एक ऐसी चीज है, बिकॉज हमें अब अपने बारे में सोचो, अगर अभी है हम पढ़ाई को छोड़ दें साइड पर, तो क्या हमें खाना अपनी बॉडी के हर एरिया में स्टोर करने की जरूरत है? इतनी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपना खाना खुद से खा लेते हैं। मतलब हमें दिन में 3 दफा खाना मिल जाता है, 3 दफा नहीं तो आप 2 दफा कभी मतलब खाना खा लेते हो। अगर भूख लगती है तो आई एम श्योर आप में से सब लोग माशाल्लाह से खाना खा सकते हैं। तो यू ईट फूड एंड उसी से आपको एनर्जी मिल जाती है। अब अगर जब फूड आपका पेट भर गया है, आपको लगे कि अब एनर्जी की जरूरत नहीं है, मतलब बस पेट यू गेट दैट, तो आप खाना खाना छोड़ देते हो। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी के या हर सेल में फूड स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हमें वाटर स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पानी हम पीते रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी अलग एरियाज में स्टोर होते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉडी में स्टोर नहीं होते, मगर हर सेल में होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो तो इसलिए ये इस वैक्यूल जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स में होता है, मगर प्लांट्स में ये ज्यादा बड़े साइज का होता है। और प्लांट्स में हाँ, प्लांट्स में ज्यादा बड़े साइज का होता है। एनिमल्स में ये छोटे और टेम्पररी होता है, यानी कि बने, अगर खाना अभी हमने खाया है, थोड़ी देर तक मतलब यूज नहीं हुआ, तो सेल के अंदर थोड़े छोटे छोटे वैक्यूल्स बन जाएंगे। और जब यूज अप हो गया तो उसके वो वैक्यूल्स टूट जाएंगे एंड देन दे जस्ट, तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी मैंने बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। A vacuole is a membrane bound fluid filled sac। फ्लूइड होता है इसके अंदर, जो टोनोप्लास्ट में ज़्यादा भरता है, तो उसमें फ्लूइड ज्यादातर होता है, जो वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सबका मिला। Animal cells may have many small vacuoles which exists temporarily, यानी कि थोड़े टाइम के लिए होते हैं, टेम्पररी होता है, अभी बने पे खत्म हो गए इसमें। परमानेंट vacuoles एनिमल सेल्स में नहीं होते। They contain water and food substances. Some freshwater organisms like amoeba and sponges have contractile vacuoles। यानी कि कुछ इस तरह के जो पानी में रहने वाले फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, तो पानी में रहते हैं, जैसे आपकी अमीबा हो गए, स्पंजेस होते हैं, जो इस तरह के प्लांट्स आप देखे होंगे जो कि बीच में होल्स वगैरह होते हैं। आई शो यू द पिक्चर। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, यानी कि इनके वैक्यूल्स बनते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब अपने अब जब उनमें ज्यादा पानी भर जाता है तो बाहर पंप कर देते हैं। ठीक है। इसे यहाँ लिखा है विच कलेक्ट एंड पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड अदर वेस्ट। बिकॉज वो रहते ही पानी में, तो उनको पानी की मतलब इतनी ऐसी जरूरत नहीं है। वो स्टोर किया वाटर, फूड वगैरह हो गया, और जब ज्यादा पानी हो गया या ज्यादा वेस्ट हो गया मटेरियल, उसको बाहर पंप कर देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स which is then digested into simple molecules। जो आपकी सेल्स हैं, जैसे मैंने कहा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको नेक्स्ट लाइक क्लास हमने बात की थी, तो वो उसको एनर्जी खाने से मिल रही है। तो क्या करते हैं ये सेल्स, आपकी फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी फूड को अपने अंदर ले लेते हैं इस तरह से, मेम्ब्रेन उसके अराउंड बनाकर कि अब डाइजेस्ट कर लिया अपना। इंजेस्ट का मतलब, इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट आर नॉट द सेम थिंग्स। इंजेस्ट मतलब अभी खाया है या मैंने मुंह में रखा है, अपने ऊपर लाइक बस बाइट कर लिया है, दैट्स इंजेस्ट। एंड डाइजेस्ट होता है कि उसको छोटे फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। तो ये पहले सेल्स क्या करते हैं कि वो फूड को अंदर ले लिया अपने सेल के अंदर, और फिर वो फूड वैक्यूल्स बन गए,
और ये वैक्यूल्स जो है फिर उसके बाद डाइजेस्ट होकर मतलब उनके सेल्स में एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये जो मॉलिक्यूल स्मॉल होता है वो फिर उसके बाद जाकर ग्लूकोज जो होता है बिल्कुल एक छोटा सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तक अभी आपको इतना होना चाहिए कि सेल्स कुछ क्या करते हैं कि वो फूड इंजेस्ट कर लिया और फिर उसके बाद वो फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं, इसीलिए ये टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं जो एनिमल सेल्स में होता है। Food vacuoles also store food. Plant cells have a large central vacuole as shown in figure 4.1. 4.1 पहले बाद में आई दिखाऊंगी, अभी देखिए अब ये ऐसा होता है वैक्यूल साइड बाय साइड के हम साथ में ये पूरा बड़ा सा सेल है तो उसमें सेल में आधे से ज्यादा एरिया को वैक्यूल घेरा होता है। तो ये पूरा ब्लू जिसमें भरा है दिस इज अ वैक्यूल। इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग स्मॉल वैक्यूल। तो प्लांट्स में भी छोटे छोटे वैक्यूल्स ही बनते हैं पहले, लेकिन वो मिलकर सारे एक बड़ा वैक्यूल का अपना मॉलिक्यूल बना देता है। This the membrane of plant vacuole is called tonoplast. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। It contains liquid called cell sap. अच्छा, जो वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड है ना, अंदर वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं सेल सैप। ये स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है सेल सैप की। तो सेल सैप हैज डिसॉल्व्ड मटेरियल्स लाइक मिनरल सॉल्ट, शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स, यानी इनके अंदर सारे वही आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैंने बताया वो सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प्स इन ग्रोथ। अब ये क्या काम होता है ये मैं अभी समझाती हूँ आपको। सो अब ये जो सेल सैप है इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि इस मिनरल्स वगैरह होता है, लेकिन इसका एक और काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है विच इज कॉल्ड कि ये टर्जर प्रेशर वगैरह को मेंटेन करता है। टर्जर प्रेशर क्या होता है? बेसिकली आपको पता है कि प्लांट सेल्स होता है ये मतलब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह इस तरह की चीजें तो होती हैं, और प्लांट्स वाटर भी ज़ाहिर स्टोर करते हैं। तो नहीं, हाँ, अब बिकॉज प्लांट्स में आप अगर आपके घर में प्लांट्स हो या आपने कहीं बाहर देखे हो तो उनमें हम पानी डालते हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि हर प्लांट जो बिकॉज हम डाल रहे होते हैं वैसे थोड़ी करते कि इस वाले प्लांट को इतना चाहिए पानी, इसको इतना चाहिए, इसको ज्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए। हम सबको बराबर डाल रहे होते हैं, या इवन अगर बारिश होती है तो हमारे कंट्रोल में और नहीं होता, सारे प्लांट्स को इक्वली मिल जाते हैं, इवन बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो अब प्लांट्स में क्या होता है, इवन अगर वो अपने अंदर फूड बना रही है तो उसमें एक लिमिट होती है, क्या मतलब एक लिमिट नहीं होती, तो चीजें ज्यादा आ जाती हैं, पानी ज्यादा हो जाता है। अब सेल को लेकिन जाहिर है अपने अंदर चीजें मेंटेन रखनी होती है, सेल का स्ट्रक्चर अपना मेंटेन रखना होता है। अगर सारे प्लांट्स के सेल्स पानी डालने की वजह से लीव फटना शुरू हो गए या लीव्स खराब होना शुरू हो गए कि बहुत ज्यादा पानी आ गया, वो भी एक कंडीशन में होता है कि बहुत पानी अगर आ जाए तो लीव्स खराब हो जाते हैं, लेकिन अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन अब ये क्या करते हैं कि वैक्यूल्स है ना, ये एक बन जाते हैं वाटर रेजर्वॉयर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर रेजर्वॉयर्स। अब ये चीज आपने रेजर्वॉयर शायद ज्योग्राफी वगैरह में कहीं पढ़ा हो कि रेजर्वॉयर्स होते हैं वो बड़े बड़े डैम्स या बड़े मतलब एक ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, वो पानी मतलब अपने आप को बचा के रखते हैं। तो अब वैक्यूल क्या करता है, ये भी एक एज अ वाटर रेजर्वॉयर एक्ट करता है कि इसके अंदर सारा पानी मतलब भरा रहे और ये प्रेशर मेंटेन करता है। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसी है, जैसे अगर आपने कभी बलून्स में वाटर फाइट करने के लिए बलून से पानी अगर भरा हो तो देखते हैं आप शुरू में क्या, शुरू में तो भरा है आराम से, बहुत उसमें कैपेसिटी होती है बलून के अंदर कि वो स्ट्रेच हो रहा होता है। एक पॉइंट पर आके यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अच्छा बस पानी बंद कर लेते हैं
और उसको टाई कर लेते हैं बिकॉज़ वरना ये फट जाएगा बिकॉज़ इतना पानी हो गया है। तो वो जो पानी बिकॉज़ क्या पानी कोई अपने अंदर से मुँह के मारा है, कुछ क्या कर रहा है? वो अपने आप को फाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा लेकिन बिकॉज़ उसके एटम्स आपस में मूव कर रहे होते हैं एज़ यू माइट हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री या फिज़िक्स। तो अब वो पानी के मॉलिक्यूल्स भी वॉल के ऊपर जो बलून की वॉल है, उस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, यानी उस पे प्रेशर लगा रहे। तो अब क्या होता है कि ये बिकॉज़ उस प्रेशर लगने की वजह से बलून एक टाइम पे फट सकता है लेकिन यूजुअली नहीं फटता। तो वैसा ही काम यहाँ पे वैक्यूल्स कर रहे होते हैं कि वैक्यूल्स अपने अंदर इतना वाटर भर लेते हैं कि उसको कहते हैं टर्जर प्रेशर। ये यहाँ पे टर्जर लिखा है। टर्जर प्रेशर से क्या होता है कि प्लांट की सेल की शेप भी मेंटेन रहती है और स्ट्रक्चर भी और मतलब सपोर्ट वगैरह मेंटेन रहती है। तो इस तरह से ये सेल फटता नहीं है और इवन सेल की जो साइटोप्लाज्म है वो भी पानी भर देता है लेकिन मेनली वैक्यूल काम करता है कि पानी भर लेता है और वो प्रेशर साइड वॉल्स वगैरह पे लगा रहा होता है प्रेशर मगर इस तरह से सेल को फटने नहीं देता या बर्स्ट नहीं होने देता। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप कभी ये कोशिश मतलब ये इस तरह का कुछ वो करिएगा या टेस्ट वगैरह आई डोंट नो आप लोग के स्कूल्स में लैब्स वगैरह होती हैं करवाते हैं कि अगर आप पानी के अंदर अपना कोई मतलब सेल वगैरह डालें एंड देखें जो एनिमल सेल्स होते हैं वो अगर आप किसी वाटर सोल्यूशन में या कोई सब चीज़ में डाल दें तो वो फौरन से वाटर अपने अंदर लेने की वजह से फट जाते हैं एंड वो बर्स्ट हो जाते हैं। एनिमल सेल्स क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होती उनमें सेल वॉल नहीं होती। जब मैंने सेल वॉल पढ़ाई थी मैंने क्या कहा था कि इसका सपोर्ट का काम होता है कि ये सपोर्ट करता है सेल्स को और जो वो है और सपोर्ट क्या किस तरह से बिजली नजर आ रही होती है वो इसी तरह से होती है कि वो सेल को बर्स्ट नहीं होने देता और सेल को कोलैप्स नहीं होने देता। तो अब ये टर्जर प्रेशर वाली चीज समझ में आई कि क्या होता है द प्राइमरी रोल ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल इन अ प्लांट सेल इज टू मेंटेन टर्जर प्रेशर विद इन द प्लांट सेल। Turgor pressure occurs when the fluid content of a cell pushes the cell membrane against the cell wall in order to provide shape to the plant cell। ठीक है आप लोग इसको इस तरह से मतलब इमेजिन करो कि सेंट्रियोल्स होते हैं जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं हमने क्योंकि शुरू से साइज तरह से लेके चले थे ना कि एग्जाम्पल्स के साथ साथ तो अगर सिर्फ ब्रिक्स होती हैं तो या ब्रिक्स हो या लकड़ी के कुछ घर बन जाए तो वो स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज सच इसलिए नहीं होते क्योंकि मतलब अगर बहुत विंड या फ्लड वगैरह आएगा तो वो टूट सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कभी इस तरह घर बनाने हो कि पाइप्स लगा देते हैं ना कि मतलब कोई पोल्स इस तरह के पाइप्स होते हैं ताकि और मजीद स्ट्रक्चर रहे। तो सेंट्रियोल का ये वाला कॉन्सेप्ट है जो कि अप्लाई हो रहा है कि पोल्स या हॉलो ट्यूब्स डालती होती हैं सेल के अंदर जो कि मजीद स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं एंड इसके और भी पर्पजेज होता है। सो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनल। अब ये होता क्या है कि बेसिकली ये कोई ऐसा पर्टिकुलरली ऑर्गेनल नहीं होता कि आप कहेंगे इसके अंदर कुछ और फंक्शन है। हमने ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पढ़ा था ना कि उसके अंदर भी चीजें हैं और मतलब मेम्ब्रेन्स हैं ये सब चीजें। सेंट्रियोल्स बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे ऐसे लिखा है ना मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं यार बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स एक मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की चीज होती है वो आप लोगों के इसमें सिलेबस में है नहीं तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। सेंट्रियोल्स को हम इस तरह करेंगे कि ये बेसिकली मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की ना चीज होती है। तो अब माइक्रोट्यूब्यूल अगर पेयर्स में या उसमें तीन तीन के उसमें कंबाइन हो जाए दो में कंबाइन हो जाए तो उनके सर्कल्स इस तरह के होते हैं। ये अगर आप देखो तो मतलब ये दो दो सर्कल्स टाइप लगे हैं ना कि वो दो सर्कल्स हैं देन वो मल्टीपल उसके पोत बन बन के बेसिकली 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं उनके 9 जो पेयर्स हैं 9 ये वाले तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के बनकर वो एक सेंट्रियोल बनाता है। ये एक चीज है ना ये वाला जो येलो येलो कलर के आ रहे हैं येलो सर्कल के पाइप्स है ना ऐसा लग रहा है कोई हॉलो पाइप है येलो कलर का। तो वो जो अगर 3 बनते हैं तो दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट और उनके कंबाइंड माइक्रोट्यूब्यूल के 3 ट्रिपलेट्स मिलकर एक सेंट्रियोल बनाता है ये इस तरह से। ठीक है सेंट्रियोल्स बस यही है जो भी हमने देखा। तो इस स्क्रीन में अब 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स की ट्यूब्स होती हैं जो कि फिर मिलकर एक सेंट्रियोल बनाती हैं 9 पेयर्स। सेंट्रियोल्स आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स फाउंड इन एनिमल सेल्स। अच्छा हाँ ये सेंट्रियोल्स ना सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं बिकॉज एनिमल सेल्स को इस तरह की सपोर्ट की जरूरत होती है। प्लांट सेल्स तो जैसे हैं वैसे ही हैं एनिमल सेल्स में उसकी भी होती है। और सेंट्रियोल्स बेसिकली एक और बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर साइकिल का है उसमें पढ़ेंगे। तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना
जैसे आपको पता होगा में ग्रोथ वगैरह के लिए भी चाहिए होता है, या रिप्रोडक्शन के टाइम पर भी सेल डिवीजन होती है। एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है, देन वो वाले 2 सेल्स आगे डिवाइड होते हैं। तो उन सेल डिवीजन वाले प्रोसेस में सेंट्रियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करने में, ठीक है। और ये सीलिया और फ्लैजेला, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, एक और स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, तो उसको भी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। फिर है साइटोस्केलेटन। अब सेंट्रियोल्स समझ में आ गए तो बुक से भी पढ़ लेते हैं। सेंट्रियोल्स आर हॉलो ओपन एंडेड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये पाइप्स की तरह के हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं सिलिंड्रिकल। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल, दे एग्जिस्ट इन पेयर्स नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। अच्छा, ये न्यूक्लियस ही करीब होता है, बिकॉज आयरन न्यूक्लियस ही उसमें सेल डिवीजन में सबसे मेन रोल उसका होता है ना। Each centriole consists of 9 triplets of microtubules. At the start of cell division, centrioles duplicate and 2 pairs move to the opposite poles, thus help in the formation of spindle apparatus. इस चीज की अभी डिटेल में और कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है, ये सेल साइकिल में पूरा हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, मगर बस ये याद रखना कि सेल डिवीजन जो होती है, एक सेल डिवाइड होता है फॉर ग्रोथ पर्पज या जो भी रिप्रोडक्शन में, उसमें सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, अपने एक ही उसका कॉपी बन जाती है सेंट्रियोल्स की, और वो फिर 2 ऑपोजिट एंड्स में चले जाते हैं। बस ये इसका रोल होता है, ताकि फिर ये सेल डिवीजन में इसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज साइटोस्केलेटन। अच्छा, अब साइटोस्केलेटन नाम से क्या लग रहा है कि साइटो मींस सेल और स्केलेटन स्केलेटन होता है ना, कि जैसे बॉडी में भी हमारी एक स्केलेटन होता है। तो साइटोस्केलेटन का क्या पर्पस है कि ये एक आपको सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, और मतलब स्केलेटन प्रोवाइड करने के लिए ये चीज होती है। तो इसीलिए इसके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये 3 चीजें हैं जो फाइबर्स होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या है? अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स विद इन द सेल दैट मेंटेन्स इट्स शेप एंड एड्स इन मूवमेंट। ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। अगर जो हमारा स्केलेटन है, जो बॉडी के अंदर हड्डियां वगैरह सारी बनती हैं, इसमें भी क्या होता है, अगर हमारे हाथ में बोन्स ना हो तो हम मूव ही नहीं कर पाए, हम अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे कुछ चीज ग्रैब ना कर पाए, फोन वगैरह है, कुछ भी पेंसिल अगर आप भी लिख रहे हो कुछ, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी फिंगर्स मूव कर रही हैं बिकॉज ऑफ द बोन्स और जो स्केलेटन है आपका। तो जाहिर है ऑब्वियसली उसके साथ और भी मसल तो सबसे अटैच होती है, मगर मेनली स्केलेटन अगर ना हो किसी इंसान का, अगर किसी की हड्डी टूट भी जाती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है ना, बिकॉज आप अपने हाथ मूव नहीं कर पा रहे हो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है साइटोस्केलेटन का, कि स्केलेटन मूवमेंट में हेल्प करता है, शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, और जाहिर वो फाइबर्स वगैरह से बने होते हैं, और वो फाइबर्स क्या है? वो ये 3 फाइबर्स हैं जो नहीं हम पता है। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स पहला है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स, दे आर अनब्रांच्ड हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स वही हैं जो सेल डिवीजन में होते हैं। इससे मतलब बेसिकली होता ही है, अगर आपको शॉर्ट ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट दूं, एक सेल जो डिवाइड हो रहा होता है, तो एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, सही है। अभी हम आगे न्यूक्लियस, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल वही है। तो उस क्रोमोसोम में होता है जेनेटिक मटेरियल जो एक्चुअली डिवाइड होना होता है ना। सेल के बाकी ऑर्गेनल्स इतना ज्यादा डिवाइड उनके होने की इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर है उसकी होती है। तो उस क्रोमोसोम को अलग 2 सेल्स में डिवाइड होना होता है। वो जो होता है वो स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू होता है, कि वो अटैच हो जाते हैं ऑपोजिट एंड्स में, और उसके थ्रू क्रोमोसोम्स की मतलब एक ऑपोजिट एंड्स पे जा रहे होते हैं। ऑपोजिट एंड्स बेसिकली मतलब 2 सेल जो बडिंग सेल्स होता है, ठीक है। सो इसमें अभी कंफ्यूज होने की प्लीज जरूरत नहीं है, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर पूरा इसी के ऊपर है, सेल साइकिल का। सो आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी मैं आपको इसलिए बताया ना कि आप कंफ्यूज ना हो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स का। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स, सीलिया एंड फ्लैजेला, और मतलब फिर माइक्रोफिलामेंट्स आ जाएंगे। मगर माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या काम होता है कि ये अनब्रांच्ड हॉलो ट्यूब होती है। अनब्रांच्ड क्या मतलब कि जैसे एक अगर ट्यूब है, जैसे यहाँ पर ये नजर आ रही है एक हॉलो ट्यूब, तो ये एक ही है ना, एक ही ब्रांच है, मतलब एक ही फॉर्म में चल रही है, इसके अंदर कोई इधर उधर नहीं निकले हुए, इसके अंदर की ब्रांचेस नहीं निकली इधर से, मतलब और वो नहीं। सो मैं इस वगैरह लाइक ड्रॉ करके डाउन। सो ना अगर ये एक लाइन है, दिस इज अन अनब्रांच्ड वो अनब्रांच्ड ट्यूब, लेकिन अगर कोई इस तरह की हो,
तो ये ब्रांच जब इनकी ब्रांच निकली है, जैसे हमने ऊपर क्लोरोप्लास्ट में कहा था ना कि इस तरह से एक ग्राना जो आपस में मिले होते हैं, तो ये ब्रांचेस होती हैं। सो ये अनब्रांच्ड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, हॉलो ट्यूब्स मेड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, और ये मिलता है क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सो आप इसे याद रख सकते हो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फॉर्म स्ट्रक्चर्स लाइक स्पिंडल फाइबर्स, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, ट्यूब्स क्योंकि हैं तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सीलिया और फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर है माइक्रोफिलामेंट्स। द माइक्रोफिलामेंट्स आर वेरी थिन protein fibers. They consist of contractile proteins, mainly actin. They are responsible for the streaming movements of the cytoplasm. The overall cell movement is also regulated by the microfilaments. अब माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं? ये थिन स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन होता है जो कि मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल, यहाँ पे लिखा है ना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। सो कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जैसे अगर आप कहो ना कि मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं, मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप मतलब बस बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है कि एक अपनी उसमें आप टाइट हो जाओ, सही है। सो जैसे अगर मसल वो इंसान अपने ट्राइसेप्स या बाइसेप्स वगैरह जिनके होते हैं, सो फ्लेक्स जैसे करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना मसल्स की, तो उस चीज को इनेबल करने के लिए माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि बहुत पतले पतले से फाइबर्स होते हैं प्रोटीन्स के, और वो मतलब फिर मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी कह लो वो प्रोवाइड। तो ऐसे साइटोप्लाज्म वगैरह की जो मूवमेंट्स होती हैं, इसी से ना साइटोप्लाज्म की अगर ज्यादा मूवमेंट्स होंगी तो आप ज्यादा फ्लेक्सिबल होगे, तो दैट्स व्हाट इट मीन्स। ओवरऑल सेल मूवमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड बाय माइक्रो सेल फिलामेंट्स। तो हाँ, दे इनेबल मूवमेंट विद इन द सेल एंड हेल्प द सेल मेंटेन इट्स शेप, और सेल को अपनी शेप भी मेंटेन रखने में माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो माइक्रोफिलामेंट्स से थोड़े ज्यादा थिक होते हैं, बिकॉज माइक्रोफिलामेंट्स हमने देखा ना कि थिन प्रोटीन्स होता है। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर थिकर देन दैट एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये भी सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तीनों का मोर और लेस सेम ही फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन है कह लो, क्योंकि सभी स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि स्केलेटन है आपके पास। दे परफॉर्म अ स्टेबल फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स कीप सेल्स कनेक्टेड। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करते हैं, ये अंदर से एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और सबको आपस में कनेक्ट करते हैं। अंदर अगर सारे जो फाइबर्स और फिलामेंट्स वगैरह हैं ये आपस में कनेक्टेड होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, तो ज्यादा कनेक्शन की वजह से भी स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो उस वही वाली बात। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग केराटिन एंड वायमेंटिन। अब केराटिन आपने शायद नाम सुना हो, ये बालों में भी होता है और स्किन में होता है। सो ये ज्यादा बस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की चीज है। They form a branching network in the cell. They maintain the cell structure in tissues. They fix cells with each other. हाँ, अब ये जो ब्रांचिंग वाली चीज है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपस में लाइक ब्रांच्ड हैं तो इसका मतलब ये कि ओवरलैपिंग दूसरे के ऊपर हो रही होती है। तो ओवरलैपिंग से अगर कभी हम कह रहे हैं कि एक्सरसाइज ज्यादा करने से या वर्कआउट ज्यादा करने से कभी कभार आपके मसल्स में ना आ जाता है कि बहुत पेन हो रहा होता है, कुछ होता है, तो वो कभी कभार मसल फिलामेंट्स भी थोड़े स्ट्रेच ज्यादा हो जाते हैं या वो उसमें फंसना होता है, तो वो जब एक दूसरे के ऊपर ब्रांच्ड फिलामेंट्स होंगे तो वो हीलिंग में ज्यादा हेल्प करते हैं और वो आपस में सेल्स को फिक्सिंग में भी हेल्प करता है। नहीं है तो मतलब ये काइंड ऑफ वही स्ट्रेंथ वाली बात हो रही है। इसकी पिक्चर यहाँ पर आप देखो तो ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स है जो प्लेन मतलब इस तरह के ट्यूब्स लाइक हॉलो पाइप्स की तरह की चीज है। ये वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ब्रांच्ड है और इधर देखो इसमें ज्यादा कनेक्शंस प्रोवाइड बने हुए, और ये माइक्रो फिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, हाँ ये देखो ना इधर सारे तो एक दूसरे के ऊपर क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहे हैं सब इस तरह से आ रहे हैं, तो ज्यादा स्ट्रेंथ और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज भी प्रोवाइड। फिर माइक्रो फिलामेंट्स है ये इस तरह से नीचे हैं और ये बस शेप वगैरह मेंटेन करने में और मूवमेंट में हेल्प, सही है।